चैनल पर। और आज मैं बहुत ही रोचक विषय पर आपसे बात करूंगी। बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सरल शब्दों में आज का यह एपिसोड होने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके अंतर्गत इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया है कि हम अपने भारत को जानें, अपने प्राचीन इतिहास को जानें, क्योंकि देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भाव या राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए यह एक बहुत जरूरी विषय है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अपने देश को या अपने देश के ज्ञान विज्ञान को, अपने देश के जो धरोहर है, अपने देश के जो साहित्य है, उसको हम अक्सर पिछड़ा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में ऐसी ही जानकारी दी गई है। इसलिए हम बहुत सारी सच्चाइयों से कोसों दूर रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, यह जो सिलेबस में जोड़ा गया है कि भारतवर्ष को जानिए, प्राचीन भारत को जानिए। यह बहुत ही अच्छा काम है सबके लिए कि हमारा भारत अपने आप में एक उत्कृष्ट स्थान पर है। ये इत्तेफाक की बात है या समय का प्रभाव है कि हमारे पास आज जो होना चाहिए था वो नहीं है। बहुत सारे आतताइयों ने जो आक्रमण किया, हमारे ज्ञान विज्ञान के जो केंद्र थे उसे जला दिया, जिससे हमारे पास जो ज्ञान के भंडार होने थे वह नहीं रहे। लेकिन फिर भी जो है उसके आधार पर हम और आगे तक जा सकते हैं। हम गहराइयों तक शोध करके सही बातों को सामने ला सकते हैं। और इससे ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं होगा, ये जो होगा वह जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हो सकता है यह काम। तो आज का जो हमारा विषय है वह क्या है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष, प्राचीन भारतवर्ष में या भारतवर्ष की अवधारणा के अंतर्गत हम समय और अंतरिक्ष को कैसे देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि प्राचीन भारत में, हमारे देश में स्पेस के लिए कितना ज्ञान था, खगोल के लिए कितना ज्ञान था, हम सूर्य चंद्रमा नक्षत्र विद्या में कितने प्रवीण थे, यह हमें जानना चाहिए। और चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहा गया है कि ज्योतिर्विज्ञान जो है वह वेद का नेत्र है। यह अपने आप में सिद्ध करता है कि ज्योतिर्विज्ञान का कितना अधिक महत्व है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई है जो सोचिए कितनी पुरानी है। उसमें ये सारी बातें लिखी गई है। कौन कौन सी बातें? भारत में 6 ऋतुएं होती है 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। यह अलग बात है कि उसमें ये नहीं कहा गया कि पृथ्वी की जो घूर्णन, पृथ्वी का जो गति है, उसका जो घूर्णन गति है उसके अनुसार जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, ये नहीं कहा गया। लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बातें की गई, उसमें नक्षत्रों की बातें की गई। तैत्तरीय उपनिषद, उपनिषदों में एक महत्वपूर्ण उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद। उस उपनिषद में
जो ऋतुएं होती है उसका जिक्र किया गया। हम कहते हैं ना बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये जो 6 ऋतुएं होती उसका वर्णन किया गया, 12 महीने का जिक्र किया गया। तो इस तरह हमारा जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे बहुत सारी संहिताएं हो, उन सारी संहिताओं में या वेदों में या पुराणों में खगोल के बारे में, सूर्य चंद्र ग्रह गोचर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, जिसके कारण यह कहा गया है कि दिन और रात का होना, किस तरह 12 घंटे में रात से लेकर के सुबह तक, सुबह से लेकर के रात तक जो समय होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, बताया गया है। किस तरह ऋतु में परिवर्तन होती है, ग्रहों की गति के साथ हम देखते हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन होती है। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि दिन और रात तो होता ही है, ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है। तो इन सारी बातों की जानकारी हमारे वेद पुराणों में हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो दिव्य त्राष्टा थे, उन्होंने लिख दिया। बहुत सारे ऋषि मुनि थे, गौतम, भृगु, वशिष्ठ, व्यास, ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ अपने शोध पर इन धर्म ग्रंथों में, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उसमें लिख दिया। और सिर्फ लिखा ही नहीं, वह प्रमाणित है। 500 हजारों साल बाद इसी बात को पुनः कहा गया, और इससे पहले इन बातों को सही नहीं माना जाता था कि अरे ये तो ऐसे लिख दिया गया है कि प्रकाश की गति होती है, प्रकाश सूर्य से धरती की तरफ आता है, इसमें कितना समय लगता है भाई, तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड में वो उतरती। तो ये सब बातें बहुत प्रमाणित नहीं लगती थी। लेकिन बाद के वर्षों में जब आधुनिक समय आया और हमारे यूरोपीय अमेरिकन देश इस क्षेत्र में काम किए, तब हमने देखा कि जो समय उन्होंने बताया था वही समय इन्होंने भी बताया, जो दूरी इसने बताई थी वही दूरी उन्होंने भी बताया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ खगोल शास्त्र के मामले में बहुत ही उच्च पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। बहुत सारे नॉलेज उन्होंने हमें दे दिए थे। जैसा कि हमने बताया नक्षत्र के बारे में, कहा जाता है 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। लेकिन एक नक्षत्र और है, ये किसमें कहा गया, ये वैदिक साहित्य, वैदिक जो खगोल शास्त्र है उसमें कहा गया कि जो 28वां नक्षत्र है वह है अभिजीत नक्षत्र, और अभिजीत नक्षत्र का बहुत अधिक महत्व है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नक्षत्र कितने हैं, 27 है। नक्षत्र कितने हैं, नक्षत्र जो है 27 है, और एक 28वां नक्षत्र जो है वह अभिजीत नक्षत्र कहलाता है। बिग बैंग, बिग बैंग, यह हम पढ़ते हैं कि नाभिकीय विस्फोट का प्रभाव है कि पृथ्वी जो बहुत सारे सौर मंडल में हम देखते हैं कि बहुत सारा सौर मंडल, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे नक्षत्र हैं, यह नाभिकीय विस्फोटन का प्रमाण है, का परिणाम है। तो इसके बारे में भी, नाभिकीय विस्फोट के बारे में भी लिखा गया है कि किस तरह ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे अंडाकार जो पिंड थे वो फैल गए, हजारों हजार अंडाकार पिंड जो है वह फैल गए, किससे, वही नाभिकीय विस्फोटन से। तो इन बातों को जिस तरह से वेदों पुराणों में कहा गया है, यह एक बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही विचारणीय है कि किस तरह हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने इस क्षेत्र में इतनी प्रगति की। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत की बात करते हैं। जब ऋषि मुनि, इसमें एक अंगीरा ऋषि थे, अंगीरा ऋषि के एक पुत्र थे, उन्होंने बृहस्पति
ग्रह को देखा, उसके बारे में उसने लिखा, उसका नामकरण किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब ऋषि मुनियों का कमाल था, जो दिव्य द्रष्टा होते थे, जिन्होंने जो शोध किया था वह बहुत ही उच्च कोटि का था। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत में ही आर्यभट्ट, जिनका जन्म पटना में हुआ था 470-75 ईस्वी के लगभग, और यह एक बहुत बड़े खगोलविद थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने पहली बार गणित और खगोल को अलग करने की बात कही। इन्होंने आर्यभट्टी नाम का एक पुस्तक लिखी है, सभी लोग जानते हैं, और आप भी जानिए, इसे याद रखिए कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई आर्यभट्टी जो है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो खगोल शास्त्र के बारे में बताती है, खगोल के बारे में बताती है, अंतरिक्ष के बारे में बताती है। तो आर्यभट्ट ने क्या क्या बताया? आर्यभट्ट ने बताया सबसे पहले पृथ्वी गोल है, यह आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया। इससे पहले बहुत सारी धारणा थी कि पृथ्वी चौकोर है, पृथ्वी टेढ़ी है, पृथ्वी तिरछी है, बहुत तरह की बात कही गई थी, लेकिन सत्य क्या है? पृथ्वी गोल है। और सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। यह बहुत बड़ा शोध, यह बहुत बड़ी बात थी जो पहली बार आर्यभट्ट ने बताया। पृथ्वी की परिधि, उसकी परिधि कितनी है? तो उसकी परिधि 24,835 मील है। यह भी आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में लिखा। यह सोचिए कि उनकी गणना जो है वह कितनी सही थी, उनका हिसाब किताब जो है वो कितना सही था कि उन्होंने ऐसा लिखा कब? 400-450 ईस्वी में, 500 ईस्वी के लगभग उन्होंने ऐसी बातें हम लोगों के सामने रखी, मानव जाति के सामने रखी। इनका एक घूर्णन पथ है, पृथ्वी जो है एक घूर्णन पथ पे घूमती है, और ये घूर्णन पथ क्या है? ये अंडाकार है, ये गोल गोल पे नहीं घूमती है, ऐसे से नहीं घूमती है। पृथ्वी जो है वह अंडाकार पथ पे घूमती है, और साथ ही साथ ये अपने अक्ष पे भी घूमती है। ये यहाँ पे घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। यह बात किसने कहा? आर्यभट्ट ने। और क्या कहा कि जितना भी खगोलीय घटना है उसके केंद्र में क्या है? सूर्य है। यह बात आर्यभट्ट ने बताया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया कि जब पृथ्वी का उपग्रह ये चांद जो है यह बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण कैसे हो जाता है? जब ये घूमते हुए बीच में आ जाता है पृथ्वी, तो हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो हम जानते हैं वो अब आप समझ जाइए, उसे यहाँ पर हमको विस्तार से नहीं बताना है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच और सूर्य, तीनों के बीच में जो फासला आ जाता है और जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है, इसके बारे में बताया किसने? आर्यभट्ट ने। इससे पहले कहा जाता था जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता था तो ये राहु केतु ने सूर्य को या चंद्रमा को निगल दिया है, ऐसी बातें कही जाती थी, लेकिन आर्यभट्ट ने इसे गलत बताया। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसे भी प्रमाणित करके बताया कि कितनी दूरी है। 365.26705 इतना दिन का एक साल होता है। 100 वर्ष जो होता है वह इतने दिन का होता है। एकदम एक्यूरेट पॉइंट के साथ बताया कि इतने समय का एक साल होता है, इतने दिन का एक साल होता है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। प्रकाश की गति तो सामान्य सी बात है, बहुत तेज होगी, लेकिन सूर्य से धरती पर जो प्रकाश आती है उसमें कितना समय लगता है, इस बात को भी प्रमाणित किया गया कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में 186,000 इतना मील प्रति सेकंड जो है प्रकाश की गति है। सोचिए इतने देर में जो है सूर्य के से पृथ्वी तक आ जाती है। और बाद में जो शोध हुआ, बाद में जो देखा गया वो लगभग इतना ही है। इसमें हम सिर्फ 3 जोड़ दें
तो इतना 800 उसमें हल्का सा अंतर आया, लेकिन प्रकाश की जो गति है वह इतनी है, यह प्रमाणित हो गई। तो बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के एक महान खगोलविद थे, जिन्होंने ग्रह नक्षत्र के बारे में, सूर्य के बारे में, दिन रात के बारे में, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में इतने विस्तार से हमें बताया और सबसे पहले बताया। कहा जाए तो विश्व में सबसे पहले ये बात हमारे देश में आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया। अब हम बात करते हैं वराह मिहिर की। वराह मिहिर ये उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम मिहिर था। इनके पिता सूर्य के उपासक थे, इसलिए इनका नाम मिहिर रखा था। मिहिर का मतलब होता है सूर्य। लेकिन हम कहेंगे वराह मिहिर क्यों हो गया इसका नाम? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में एक थे और इन्हें बहुत बड़ी उपाधि वराह नाम की उपाधि से नवाजा गया था, इनको दिया गया था। तो ये क्या कहलाने लगे? वराह मिहिर। ये दरबार के नवरत्नों में एक थे, लेकिन ये खगोल शास्त्री थे। इन्हें ग्रह नक्षत्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। हम याद रखेंगे बहुत अच्छी तरह से कि वराह मिहिर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। सबसे पहले पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका यह गणित से संबंधित पुस्तक थी। बृहद जातक, यह पुस्तक जो है यह ग्रह नक्षत्र से संबंधित थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खगोल शास्त्र के विषय में यह बृहद जातक एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी। उसके बाद लघु जातक की हम बात करते हैं, बृहद संहिता की बात करते हैं। इस बृहद संहिता में हम क्या देखते हैं कि भारत के भूगोल के बारे में भी बात की गई है। इसके 14वें अध्याय में भारत के भूगोल पर भी चर्चा की गई है। विवाह पटल, ये पंचांग भी बनाते थे, ये ज्योतिष का भी काम करते थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी विवाह पटल, जो वैवाहिक कार्यों के लिए, विवाह की तिथि या शुभ मुहूर्त देखने के लिए बहुत सही मानी जाती थी। योग यात्रा, समाज संहिता, इतनी सारी पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया और सारी पुस्तकें बहुत ही अनोखी और स्पेशल विषय को लेकर के थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वराह मिहिर गुप्त काल के थे और उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े खगोलविद थे, जिन्होंने ग्रह नक्षत्र और खगोल के बारे में बहुत सारी बातें, अंतरिक्ष के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई। अब हम बात करेंगे ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त भी एक बहुत महान खगोल शास्त्री हुए। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्म स्फुट सिद्धांत भी कहते हैं और खंड खाद्य की रचना की। इनकी जो ब्रह्म सिद्धांत है, इसकी बहुत बड़ाई किसने किया? अल बरूनी ने इसका अनुवाद करवाया। यह अरब तक पहुंचा, अरब से यह यूरोपीय देशों तक पहुंचा। तो यह ब्रह्म सिद्धांत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसे ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। लेकिन ये ब्रह्मगुप्त जो थे, इनका क्या कहना था? इनका कहना था पृथ्वी चारों तरफ घूमती नहीं है। आर्यभट्ट से इस मामले में विरोधी थे। इनका कहना था पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, जबकि पृथ्वी घूमती है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म सिद्धांत में उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने भी ऐसे सिद्धांत दिए जो अरब से होकर के पूरे विश्व में फैल गया। भास्कराचार्य, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम की पुस्तक लिखी थी और इसमें इन्होंने यह प्रमाणित किया था कि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन्होंने प्रमाणित कर दिया था न्यूटन से बहुत पहले। इन्होंने ये प्रमाणित कर दिया था कि अगर हम दो वस्तु को, हल्के या भारी को, अगर हम एक साथ छोड़ते तो एक साथ वो जमीन पे गिरेगी। ये बात उन्होंने प्रमाणित कर दी थी। किसने? भास्कराचार्य ने। और बाद में इसे न्यूटन ने बताया। लेकिन हम क्या कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने।
लेकिन अगर कहा जाए तो भास्कराचार्य ने इस बात को पहले बता दिया था। सिद्धांत शिरोमणि जो उन्होंने पुस्तक लिखी, ये 4 भागों में बटी हुई थी। ये मुख्य रूप से गणितज्ञ थे। इन्होंने लीलावती, जो एक गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है या थ्योरम है, कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण, लीलावती जो है एक गणित का महत्वपूर्ण भाग है, वो लिखा। बीज गणित के बारे में बताया, गोलाध्याय और साथ ही साथ ग्रह गणित के बारे में बताया। तो ये पंच सिद्धांत शिरोमणि में ये 4 भाग थे और चारों भागों में इस तरह की बात बताई गई। करण कौतूहल भी जो है यह खगोल और अंतरिक्ष के बारे में विशेष विषय पर बताया गया, जो सचमुच में अद्भुत है। वो कौतूहल, करण कौतूहल है क्योंकि वो सच में उसमें कौतूहल से वो भरा हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे देश के प्राचीन विद्वानों ने, खगोल शास्त्रियों ने, ज्योतिर्विज्ञानियों ने इतने अच्छे तरीके से खगोल का अध्ययन किया। सूर्य, चंद्रमा, उन्होंने बताया कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि 365 दिन का एक साल होता है। उन्होंने बताया कि 12 महीने कौन कौन से होते हैं। उन्होंने बताया कि ऋतुएं कौन कौन सी होती है, जितने वार होते हैं, दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, इसके बारे में भी चर्चा की। तो इस तरह से हम देखें, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारे इन विद्वानों ने, बहुत पहले तो बहुत सारे ऋषियों, महर्षियों ने ये सब काम किया, जिसका प्रमाण पूरी तरह से हमारे पास नहीं है। लेकिन जो बाद के जो विशेषज्ञ या खगोलवेत्ता आए, उन्होंने जो किया उसके तो उन्होंने प्रमाण, उसके प्रमाण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नक्षत्र विद्या हो या अंतरिक्ष विद्या हो या खगोल विद्या हो, इन सब में प्राचीन भारत ने एक ऊंचाई प्राप्त की थी और यह हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और हमें यह चाहिए कि हम भी इस क्षेत्र में शोध करें और जानकारी और हासिल करें, ताकि हम, जैसा कि मैंने बताया, लोक से लेकर विश्व कल्याण की उसमें बातें हो सके। तो इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।